दोस्तों, नेपाल में इन दिनों युवाओं के आंदोलन ने ऐसी आग पकड़ी कि हालात सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गए। याद कीजिए, यही नेपाल है जिसने कभी राजशाही को खत्म करने के लिए पूरे 10 साल लंबा संघर्ष किया था। आज से सिर्फ 16 साल पहले की बात है जब नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। उस वक्त 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा थे, लेकिन उसी साल राजशाही खत्म कर दी गई, हिंदू राष्ट्र की पहचान मिटा दी गई और नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। लेकिन विडंबना ये रही कि जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वही लोकतंत्र कभी अस्थिरता नहीं ला पाया। पिछले 17 सालों में नेपाल में 14 बार सरकार बदली। नतीजा ये हुआ कि वहां बार बार आंदोलनों की आग भड़कती रही, कभी राजशाही की वापसी की मांग में, तो कभी हिंदू राष्ट्र की पहचान लौटाने की जिद में। और अब इस बार जेनजी की बगावत ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। सड़कों पर उतरी नई पीढ़ी ने सरकार की जड़ें हिला दी है, प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी है और अब नेपाल में अंतिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र आखिर कैसे खत्म हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। तारीख थी 1 जून 2001, जब नेपाल के शाही महल नारायण हेटी में एक विशेष पारिवारिक भोज का आयोजन किया गया था। हर शुक्रवार की तरह इस दिन भी नेपाल के राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के अन्य सदस्य निजी माहौल में साथ समय बिता रहे थे। यह एक पारंपरिक मिलन समारोह था जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्य और करीबी मेहमान शामिल होते थे। लेकिन इस शांत शाम ने कुछ ही पलों में एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया। राजकुमार दीपेंद्र, जो नशे में धुत थे, लड़खड़ाते हुए पार्टी में पहुंचे और उनकी स्थिति देखकर परिवार ने उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद वे वापस लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथों में 3 आधुनिक हथियार थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन और राजकुमारी श्रुति सहित शाही परिवार के 9 सदस्य इस हमले में मारे गए। इस निर्मम हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। यह पूरा घटनाक्रम महज 2 से 3 मिनट के भीतर समाप्त हो गया, लेकिन इसने नेपाल के इतिहास की धारा को सदा के लिए बदल दिया। गंभीर रूप से घायल दीपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया और अगले दिन उन्हें नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेपाल की राजगद्दी पर राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र बैठे। इस हत्याकांड को नेपाल में राजशाही के अंत की शुरुआत माना जाता है। कैसे लोकतंत्र आया और कैसे हिंदू राष्ट्र की पहचान खत्म हुई, इसे पूरा जानने से पहले नेपाल के राजतंत्र के सुनहरे पन्ने को भी पलट लें। शुरुआत करते हैं 1768 से। शाह वंश के पृथ्वी नारायण शाह ने पूर्वी और पश्चिमी नेपाल के रियासतों को जीतकर पूरे नेपाल पर शासन करने लगे। लेकिन 1846 में सत्ता का संतुलन बदल गया, जब जंग बहादुर राणा ने शक्ति अपने हाथों में ले ली और एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि शाह वंश के सदस्य राजा रहेंगे। यह प्रणाली लगभग 100 वर्षों तक चली। फिर भारत की आजादी का प्रभाव नेपाल पर भी पड़ा और लोकतंत्र की मांग तेज होने लगी। 1951 में यह संघर्ष सफल हुआ, जब राणा शासन समाप्त हो गया और राजा त्रिभुवन वीर विक्रम नेपाल के संवैधानिक प्रमुख बने। इसके बाद 1955 में महेंद्र शाह नेपाल के नए राजा बने, जिन्होंने 1959 में एक नया संविधान लागू किया। इस संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी, जहां प्रधानमंत्री का चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रणाली से होना था, लेकिन शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास बनी रही। 1960 में इसी प्रणाली के तहत नेपाल में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन 1 साल बाद ही राजा महेंद्र ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर संसद भंग कर दी और सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1972 में राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा वीरेंद्र गद्दी पर बैठे। 1980 के दशक में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन तेज होने लगा और नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विरोध बढ़ता गया। 1990 तक आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके चलते राजा को झुकना पड़ा। अप्रैल 1990 में नेपाल को दोबारा संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया और बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई। अगले वर्ष हुए चुनावों में नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और गिरिराज प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री।
हालांकि नेपाल में लोकतंत्र के आने के बावजूद वास्तविक शक्ति अब भी राजा के पास थी। यही वह समय था जब नेपाल में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव बढ़ने लगा। 1995 में इसी व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी अगुवाई माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे थे, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इस गृह युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई। इस गृह युद्ध के बीच 1 जून 2001 की वो तारीख आती है जिस दिन राजकुमार दीपेंद्र ने अपने ही पिता राजा वीरेंद्र और राज परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खुद को गोली मार ली थी, जिसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी। जांच कमेटी ने इस घटना के पीछे यूं तो प्रेम प्रसंग बताया, लेकिन ये घटना नेपाल में राजशाही के खत्म होने की शुरुआत का महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इस घटना के बाद नेपाल के नए नरेश ज्ञानेंद्र बन चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ माओवादी ने अपना कैंपेन तेज कर दिया था। उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान पुलिस पोस्ट और सैनिकों को अपना निशाना बनाया और नेपाल के कई ग्रामीण हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नाकामयाब रहे, जिसके चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउवा ने सत्ता संभाली। उन्होंने माओवादी विद्रोहियों से शांति वार्ता शुरू की, जो 4 महीने में ही फेल हो। शाही सेना और माओवादियों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सारी पावर अपने हाथों में लेकर इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद आंदोलन और भड़क गया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते से आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने चरम पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी छूट को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। आखिरकार 10 अप्रैल 2008 को एक संविधान सभा का चुनाव हुआ। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, मगर सभी राजनीतिक पार्टियों में सहमति नहीं होने की वजह से नया संविधान नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते संविधान सभा का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा था। आखिरकार 2015 में नेपाल का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। नेपाल एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश तो बन गया, लेकिन वहां पर हमेशा ही राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। तो दोस्तों, नेपाल की राजशाही का सफर 1768 में शुरू हुआ और 2008 में समाप्त हुआ। बीच में राणा शासन, लोकतंत्र की मांग, गृह युद्ध और महल त्रासदी जैसी घटनाएं आईं, जिन्होंने नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या नेपाल को कभी एक अस्थिर और मजबूत लोकतंत्र मिल पाएगा, या फिर वहां की जनता बार बार आंदोलनों और राजनीतिक उथल पुथल में ही उलझी रहेगी? आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।